देखिए, जो हमारा दूसरा भाव है, ये दूसरा भाव में मेन तीन चीजें देखिए आप। सेकंड हाउस, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपकी जुबान, आपकी वाणी। और दूसरा है आपका धन। और तीसरा है आपका खान पान। और भी चीजें सेकंड हाउस से देखी जाती, पर ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी डाइट, हमारा मनी और हमारी बातचीत करने की कला, हमारी बोलने की कला। और ये तीनों ऐसी चीज हैं, अगर ये गायब हो जाए हमारी जिंदगी से तो हम जी नहीं सकते। हम ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए लाल किताब इस घर को कहती है, ये है मरण दरवाजा। तो आप लिख सकते हो मरण दरवाजा। अगर यानी कि अगर ये तीन चीजें लाइफ में ना हो तो मरना दो प्रकार से होता है। एक तो वास्तव में शरीर छोड़ देना, ये शरीर छुड़वाती नहीं है, परंतु हालात ऐसे पैदा कर देती। तो सेकंड हाउस के बारे में हमें इस चीज में क्लियर होना चाहिए। अब हम तीनों बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है धन। कौन सा धन? धन हमारे जीवन में कई प्रकार से आता है। एक धन वो है जो हमें माता पिता से प्राप्त होता है। एक धन वो है जो हमें दादा दादी पूर्वजों से प्राप्त होता है। एक धन वो भी होता है कुछ किस्मत वालों के लिए, कुछ किस्मत वालों के लिए जिनको कभी कभी रिश्तेदारों से भी मिल जाता है। एक धन वो होता है जिसे इंसान खुद कमाता है। अब इस कमाई में भी दो रास्ते हैं खुद कमाने में। एक रास्ता है नेकी का और एक रास्ता है बदी का। तो सेकंड हाउस किसका कारक है? सेकंड हाउस नेक कमाई का कारक है। यानी कि ये बताता है कि आपकी नेक कमाई कितनी है। नेक कमाई का तात्पर्य एक ये भी होता है कि पूर्व जन्म में आपने क्या कर छोड़ा हुआ है इस एवज में धन कमाने के लिए। ऐसा अंदर छिपा हुआ ज्ञान पूर्व जन्म का, जो आपने पिछले जन्म में धन कमाने के लिए जो ज्ञान सीखा था, पूर्व जन्म में पैसा कमाने की जो कला आपने सीखी थी, वो ज्ञान सेकंड हाउस बताता है। यानी कि दूसरा भाव डिसाइड कर रहा है कि आप पैसा कमाने की कला पीछे से सीख के आए हैं क्या। जिन लोगों के ये सेकंड हाउस कमजोर होते हैं वो बेचारे हर चीज धन कमाने के लिए सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है उनको, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसे ही हम कहते हैं धन बड़ी मशक्कत से आएगा, बड़ी स्ट्रगल से आएगा। और आप लोग देखते होंगे कुछ नौजवान 18 साल की उम्र में ही, 16 साल की उम्र में ही पैसा कमाने लग जाते हैं। और पैसा भी लाखों करोड़ों में कमाना शुरू कर देते हैं। जो 40 साल की उम्र में आदमी नहीं कमा पाता, वो 18, 20, 22 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं। और देखने वाले लोग समझ नहीं पाते कि यार ये दिमाग इस बंदे ने कैसे लगाया, ये किस तरह से ऐसा सब कुछ कर रहा है।
आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी। तो इसके पीछे जो कारण है वो दूसरा भाव है। एक कमाई वो है जो हम रिश्वत से कमाते हैं, चोरी से कमाते हैं, गलत तरीकों से कमाते हैं, या आप खुदा ना खास्ता ऐसे पद पर हैं जिस पद पर आप बड़ी आसानी से, बेटा वो मेरे पंच तुलसी वाला लेके, जिस पद पर बैठ करके आप आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, यानी लोगों की बाह मरोड़ सकते हैं, कह सकते हैं लाओ पैसा दो, पैसा निकालो, उसका संबंध दूसरे भाव से नहीं है। चाहे आप टैक्स चोरी करते हो, कुछ भी किसी प्रकार की चोरी, चोरी से तात्पर्य है जो कानूनी रूप से वैध ना हो, कोई ऐसा काम जिसके थ्रू आप पैसा कमा रहे हैं जो कानूनी रूप से वैध ना हो, जो नैतिक रूप से सही ना हो, उस धन का संबंध छठे भाव से होता है। छठा भाव भी धन देता है। कुंडली में 12 भाव हैं और 12 के 12 भाव में शक्ति है धन देने की, पर सबके धन देने के तरीके अलग अलग हैं और उनके टाइप्स अलग अलग हैं। वो आप ज्योतिष में सीखोगे। तो आज से आप ये वाले ही बेटा साथ ही और पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि हम जब सेकंड हाउस की बात करते हैं तो ऐसे धन की बात हो रही है जो इज्जत के साथ कमाया गया धन, रेस्पेक्ट के साथ कमाया गया धन हो। यहाँ पर केवल उस चीज की बात हो रही है, यहाँ रिश्वत की कमाई की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसका संबंध छठे भाव से। अब आपको पिक्चर क्लियर होगी। अब इसमें को समझने के बाद हमारा दिमाग तुरंत आना चाहिए कि सेकंड हाउस का मालिक जो होता है, जो सेकंड हाउस की जमीन है, उसका मालिक शुक्र है। और लाल किताब की ब्यूटी देखो, आपको जो मैं ये भाव की यात्रा करवा रहा हूं ना, हर भाव अपना सॉल्यूशन खुद देता है। अक्सर लाल किताब के ज्योतिष में लोग सीखने वाले का एक लालच बहुत बड़ा होता है कि हम रेमेडी करना सीख जाएंगे, हम उपाय करना सीख जाएंगे। आपको नहीं मालूम, आपकी कुंडली स्वयं उपाय देती है। हर किसी की कुंडली स्वयं बता रही है कि मेरा क्या रेमेडी करनी चाहिए, बशर्ते आपको क्लियर कट कहानी समझ में आनी चाहिए कि किस हाउस से क्या क्या चीजें आप देखते हैं और किसका संबंध किसके साथ। अगर ये कनेक्शन समझ में आ गया, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब याद रखेंगे, दूसरे भाव की जमीन का मालिक कौन है? शुक्र है। शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र है ऐश्वर्य का, मीठा बोलने का, मिठास का, जिंदगी की मिठास का कारक होता है शुक्र। यानी अगर आप धन से पीड़ित हो, आपको लगता है कि धन नहीं आ रहा या कम आ रहा है, तो इसका मतलब हमें जीवन में मिठास पैदा करने की आवश्यकता है। अभी मैं पूरा डिटेल थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं आपको इसकी कहानी समझाऊंगा कि ये बात आज हमने क्यों छेड़ी। तो सेकंड हाउस में जो धन की बात चल रही है, धन कमाने के लिए हमें बोलना पड़ता है, पर बोलते तो सभी हैं, और सभी लोग बोलने वाले पैसा नहीं कमाते हैं। बोलते सभी हैं, परंतु सभी बोलने वाले पैसा नहीं कमाते हैं। पैसा कौन कमा सकता है? तो सेकंड हाउस बताता है जिसके पास ऐसी भाषा हो जो दूसरे का मन मोह ले, अर्थात टैक्टफुली बातचीत करने की कला। टैक्टफुली का मतलब होता है ऐसे शब्द का उपयोग किया जाए
जिससे सामने वाला प्रसन्न हो जाए, उसका कारक सेकंड हाउस है। जो वाणी आ रही है वो ऐसे आ रही है कि वो खुद कह रही है कि मीठा बोलो, अच्छा बोलो, उन शब्दों का चुनाव करो जिन शब्दों से मन प्रसन्न हो जाए। एक हमारे कहावत होती है, मीठा बोलने वाले की मिर्च बिक जाती है, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। तो ये धन कमाने वाले, खास करके जिनका सेल्स से रिलेटेड काम हो, उन्हें इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सेल्समैन है, कौन कौन सेल्समैन है? किरण जी, एक ने उठाया। हम सभी सेल्समैन हैं, ऑल आर सेल्समैन। कोई अपनी नॉलेज बेच रहा है, कोई अपने फिजिकल वर्क को बेच रहा है, कोई अपने एक्सपीरियंस को बेच रहा है। तुम्हें पैसा दे कौन रहा है? तुम कुछ ना कुछ बेच रहे हो, इसलिए तुम्हें पैसा मिल रहा है। उसको पैसा मिलके दिखाए जो कुछ नहीं बेच रहा। हो सकता है पॉसिबल? नहीं। हम नौकरी कर रहे हैं तो हमने जिसके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं उसके यहाँ हमने अपना दिमाग बेच रखा है। कोई आपसे मेहनत मजदूरी करवाता है, आपने अपने शरीर की मेहनत बेच रखी है उसको। मेरे जैसा आदमी है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बेच रखा है। आप हर आदमी जब तक कुछ बेचेगा नहीं, जब तक उसे कुछ मिलेगा नहीं। और इंडिया में कहते हैं सेल्स ठीक नहीं है यार, इट्स नॉट गुड। जिंदगी में पैसा ही वो कमा सकता है जो अच्छा सेल्समैन है। कौन कितना पैसा कमाएगा? जो जितना बड़ा सेल्समैन उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। सिंपल कंसेप्ट। तो कभी गलती मत खाओ कि हम तो जॉब करते हैं और आई एम नॉट ए सेल्समैन। आप उसको देख रहे हो जो सेल्समैन की जॉब करता है। नहीं, हम सभी सेल्समैन हैं। तो अब लाल किताब क्या कह रही है? उन सभी के बारे में, हम सभी के बारे में कह रही है कि तुम्हें वो बोलना है जो मीठा हो, जिसमें किसी के प्रकार की हिंसा व्याप्त ना हो, किसी के मन को हम दुखी ना करें। अब तीसरे फैक्टर के ऊपर आ जाते हैं हम। पहला था हमारा धन, दूसरा था जुबान, और तीसरा है खान पान, खाने पीने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे। खाने पीने का और धन का भी संबंध एक ही होना चाहिए? भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब दूसरे भाव का मालिक एक ही ग्रह है, शुक्र, एक है कि नहीं? जमीन का मालिक कौन है? शुक्र है। जब धन का मालिक भी है, बोलचाल का मालिक भी है, तो खाने पीने का भी वही है। तो अब हमें समझना है कि खान पान का संबंध भी धन से होता है। जितना अच्छा खान पान आपका होगा, जितना प्रकृति सम्मत आपका खान पान होगा, उतना ही ज्यादा अच्छी आयु होगी, उतना ही ज्यादा अच्छा आपके जीवन में धन आएगा। अब ये बहुत बड़ा बहस का विषय है कि कोई 3 टाइम रोटियां खा रहा है तो क्या मतलब है, और 2 टाइम खा रहा है तो क्या मतलब है, कोई नॉन वेज खा रहा है तो क्या मतलब है। तो आपने तो सिर्फ इतना देखना है कुंडली में कि सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है, वही ग्रह बहुत हद तक जिम्मेवार होता है आपके खान पान को बिगाड़ने में, आपके धन को बिगाड़ने में, और आपकी भाषा को बिगाड़ने में। जो ग्रह सेकंड हाउस में बैठेगा वो जिम्मेवार होगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, साहब मेरा तो सेकंड में कोई बैठा ही नहीं है, तो पर मेरा कौन है बिगाड़ने वाला? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। जिनका कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो शुक्र तो विद्यमान है ना, तो शुक्र की जमीन है। मकान किसका है ये सोचना होगा। मकान है बृहस्पति का, जुपिटर का। बृहस्पति ने उसके ऊपर मकान बना दिया, मकान का मालिक हो गया। यानी कि दोनों मिलकर के डिसाइड करेंगे, शुक्र और गुरु दोनों मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं इस आदमी को
कितना धन देना है, कितना एंजॉय देना है। फिर आप कहेंगे जी यही बात तो आपने शुक्र में बताई, अब गुरु नया क्या करेगा? यस, ग्रेट क्वेश्चन। गुरु क्या करेगा यहाँ? गुरु लेकर के आता है स्मूथनेस इन योर लाइफ, इन योर अर्निंग, कि आप पैसा बहुत स्मूथली कमाओगे या बड़ा प्रॉब्लम से कमाओगे। ये कौन डिसाइड करेगा? जुपिटर डिसाइड करेगा, गुरु डिसाइड करेगा। आगे चल करके पता चलेगा। अगर कुंडली में गुरु अच्छा है आपका, तो जीवन में जो भी काम करोगे और उससे जो धन आएगा वो बहुत इजी आएगा, इजी तरीके से आएगा, स्मूथली आएगा, बिना अड़चनों के आएगा, बिना अटकने के आएगा। तो जिन लोगों का भी गुरु अच्छा होता है, अक्सर वो उच्च पद के ऊपर काम करते हैं, या उनका एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम फिक्स्ड होता है, या एक से ज्यादा भी जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं वो लगभग लगभग फिक्स टाइप के होते हैं, पर निरंतर बढ़ते हुए चले जाते हैं। देखिए अर्चना जी, अभी कुछ लिखिए मत, मेरा ध्यान डिस्टर्ब होगा। आपको मैं टाइम दूंगा, जब आप पूछिएगा क्या है क्या नहीं, हम अपने क्वेश्चन को आगे रख देते हैं, पर उससे जो है माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज रिफ्लेक्ट होगी। और ऊपर से मैंने चश्मा भी इसीलिए उतार दिया है ताकि कोई पूछे ही ना। और मेरे पास पक्का बहाना है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो बेशक ठीक है, दिखाई देता है, पर मैंने इसलिए चश्मा उतार दिया है, तो मुझे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप समझ लीजिए बात को, कि गुरु ग्रह हमारे जीवन में धन के मामले में स्मूथनेस पैदा करता है। वाणी के मामले में क्या पैदा करेगा? शुक्र ने मिठास दी, गुरु क्या देगा? ज्ञान सूचक शब्द, वो शब्द जिसमें ज्ञान झलकता हो। अब कोई मीठा तो बहुत बोले और बकलोली करे तो अच्छा लगेगा क्या? लॉजिकल बात कहने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है। लॉजिकल बात को अगर आप मीठे तरीके से, मिठास भरे तरीके से कहते हो, तो ये बहुत उत्तम माना जाएगा। तीसरा क्या है? खान पान। खान पान के मामले में गुरु आपको ज्ञान देता है। क्या ज्ञान देता है आपको? कि शुद्ध एवं सात्विक खाना खाना है। इसीलिए हमारे संत महात्मा साधु लोग कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो अन्न का असर मन पर होता है और मन का असर मनी पर होता है। ये ऑलवेज रिमेम्बर, अन्न का असर मन पर होता है और मन का असर मनी पर होता है। बहुत गहरा विज्ञान है। दो चीजें आप समझ गए, बृहस्पति को समझा, आपने शुक्र को समझा। अब हम बात करेंगे कि सेकंड हाउस में कौन ग्रह उच्च का होता है? चंद्रमा उच्च का होता है। अब देखो, चंद्रमा जी महाराज भी आपको ज्ञान देने आ गए सेकंड हाउस के मामले में। वो क्या कह रहे हैं? चंद्र का संबंध हमारे मन से है। और अभी अभी क्या समझाया मैंने? अन्न का संबंध मन से और मन का संबंध मनी से। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्योतिष कह रहा है। इसीलिए लाल किताब में लिक्विडिटी ऑफ मनी, इसका संबंध चंद्रमा से है। कितने तेजी से पैसा आएगा, कितना फ्लो है। कई लोग हैं जिनकी किस्मत में रोज लाखों रुपए गिनते हैं, खूब पैसा, खूब बढ़िया पैसा। चंद्रमा जितना स्ट्रांग होगा उतना ही फ्लो ऑफ मनी, लिक्विडिटी ऑफ कैश जबरदस्त होता है। यानी कि लिक्विडिटी ऑफ कैश का तात्पर्य, कोई आपके घर पर मेहमान आ गया, कोई आपका दोस्त आ गया, साथी आ गया, उसने कहा यार 5 लाख रुपए की जरूरत है, आपने लिया और फटाफट 5 लाख रुपए सूटकेस में से निकाले और पकड़ा, प्रॉब्लम ही नहीं।
दूसरा कहता है यार 5 लाख तो है पर बैंक में है, घर में तो 50,000 रुपये पड़े हैं। लाओ, बोला जी कल तो संडे है, बंदे को तो कल किसी को देना है। आप उस व्यक्ति को सिवाय लौटाने के वापस कुछ नहीं कर सकते। और तो और आप ही को दिक्कत पड़ गया, कोई ऐसा काम पड़ गया, तो आपके पास कैश तो है ही नहीं, बैंक में करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि साहब मतलब क्या बना ये, आपने शुक्र को भी धन के साथ जोड़ दिया, आपने बृहस्पति को भी धन के साथ जोड़ दिया, अब तीसरा चंद्रमा आया उसको भी धन के साथ जोड़ दिया, ये कौन सा धन बता रहा है? तो आप समझ में आ गए, जो आप नोट गिनते हैं कैश फटाफट घर में पड़ा हुआ है, वही चंद्रमा है। अब जितने भी नौकरी पेशा वाले आदमी हैं आजकल, उनको कैश तो मिलता नहीं है, पेमेंट आ जाती है फटाफट, बैंक में है जी, पैसा आ गया पर अब बैंक में है, एक फिगर देख लो बस अपने पास, आज ही इतना 1,000 रुपया फिगर में आ गया मोबाइल पर, ऐसा ही होता है ना। चंद्रमा की गड़बड़ है ये, कैश जरूरी है, कैश जरूरी है। विद्या कंठ पैसा अंठ, धन आपके पास उसी को ही मानो जो तुम्हारी जेब में पड़ा है। बैंक में पड़ा है चाहे करोड़ों रुपया, किसी का 100 करोड़ रुपए की जमीन पड़ी हुई है, एक आदमी जमीन का मालिक 100 करोड़ का मालिक है, उसे 20 लाख रुपए चाहिए, ना बैंक में है ना कैश इन हैंड है। अब क्या वो 100 करोड़ की जमीन बेचेगा 20 लाख के चक्कर में? भाई क्या करेगा? अब किसी को जमीन दे भी नहीं सकता, हिसाब 20 रख ले कुछ दिनों के लिए, 20 लाख रुपए देते, कल को वही हड़प जाए तो फंस गया ना। ऐसे ये वो लोग हैं जो कहते साहब क्या करें, हाथ टाइट है। तो 3 ग्रह हो गए आपके, शुक्र हो गया, गुरु हो गया, चंद्र हो गया। शुक्र ने सामर्थ्य दिया, पैसा कमाने का सामर्थ्य। शुक्र ज्ञान दे रहा है कि किस तरीके से चीजों को चाशनी में लिपेट करके सामने वाले के परोसनी। गुरु दे रहा है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु आशीर्वाद देता है कि आपको लाइफ में इज्जत के साथ कैसे पैसा कमाना, कि धन तो कमाना पर इज्जत नहीं गंवानी। धन तो कमाना है इतने अच्छे तरीके से, अब तरीका क्या है? ज्ञान ही एक तरीका है। अब कोई वकील है तो क्या बेच रहा है? अपना ज्ञान बेच रहा है। चार्टेड अकाउंटेंट है, क्या बेच रहा है? अपना ज्ञान बेच रहा है। टीचर क्या बेच रहा है? अपना ज्ञान बेच रहा है, अपना एक्सपीरियंस बेच रहा है। एक डॉक्टर क्या बेच रहा है? अपना ज्ञान बेच रहा है, अपना एक्सपीरियंस बेच रहा है। गुरु के आशीर्वाद से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो 3 ग्रह सेकंड हाउस में चाहिए हमें। अब गरीब कौन होते हैं? जो इन 3 ग्रहों को नहीं समझ पाते, वो जिंदगी भर गरीब रहते। अगर कोई आपसे पूछे कि हम ज्योतिष में कोई फार्मूला लिखा है क्या अमीर बनने का, तो बस सेकंड हाउस समझा देना कि सेकंड हाउस 3 पिलर पर खड़ा है, शुक्र पर खड़ा है, जुपिटर पर खड़ा है, और चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति 3 पिलर हैं, इन पर खड़ा हुआ है। जो इनको फॉलो करेगा, जो इन 3 ग्रहों की बात को मानेगा, वो जिंदगी में गरीब नहीं रह सकता, जिंदगी में गरीब नहीं रह सकता। चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे बेचारा कप प्लेट उठाने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ कोई मायने नहीं रखता कि वो झोपड़ी में पैदा हुआ कि कहाँ पैदा हुआ, बशर्ते अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी आप केवल ये 3 ग्रह समझा के जाना कि बेटा ये ग्रह हैं जो तुम्हें धन देंगे। बाकी सब ग्रह भी धन देते हैं, पर वो सब के सब साइड से मदद करते हैं, आपके ही कार्यों को मदद देने का कार्य करते हैं। आप काम, कुछ भी काम करो, आप लोहे का काम करो, प्लास्टिक का काम करो, कांच का करो, दुकान करो, किताब की दुकान करो, कुछ करो, कोई मायने रखो, अल्टीमेटली ये 3 ग्रह आपको बताएंगे सेकंड हाउस के हिसाब मामला अच्छा है या बुरा है। क्लियर कट समझ में आ गया? सिंपल यहीं पर अपने बात रख दी है। अब हमें समझना ये होगा और किसका संबंध किस किस चीज से है सेकंड हाउस का।
सेकंड हाउस का संबंध है हमारे सबसे पहले गुरु का। सबसे पहले गुरु होती है हमारी माँ। जब हम इस संसार में आए तो हम बिल्कुल अबोध थे, हमारे को कुछ नहीं ज्ञान था किसी प्रकार का भी, खाने पीने न कपड़ा पहनने किसी चीज का ज्ञान नहीं, अबोध बालक जैसे हो। जैसे जैसे होश संभालता है तो सबसे पहले उसकी माँ आती है जो बताती है उसको ज्ञान देती है। तो यहाँ चंद्रमा अपना रोल अदा करता है। तो पहली गुरु हमारी माँ है, जो खाने पीने से लेकर के बहुत पेशेंसफुली आपको सिखाती है उस तरीके से। और मार पिटाई भी कर देती है कभी कभी, है तो जो गुरु के पास तो दोनों ही बातें, मीठी बातें भी, मार पिटाई भी, हर बात की बात है ना। तो सेकंड हाउस का संबंध हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ का। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा का संबंध भी सेकंड हाउस से ही होता है। सेकंड हाउस का संबंध हमारे ससुराल से है। तो आपको पता चलेगा किन किन लोगों के ससुराल से संबंध अच्छे नहीं है, ससुराल कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा है। अच्छे का मतलब मदद कितनी करता है, संबंध कैसे है। अच्छे का मतलब अच्छे तो सभी के ससुराल होते हैं ना, बुरा किसी का ससुराल नहीं होता है। बस सिर्फ टाइम पे मदद कौन करता है, मतलब ये कौन प्यार देता है, कौन रेस्पेक्ट देता है, उससे मतलब। सेकंड हाउस की एक इम्पोर्टेंट बात और है, इस लाल किताब के अनुसार सेकंड भाव हमारे मंदिर का होता है, धर्म स्थान का होता है। जो आप जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ आसपास जो भी मंदिर है वो एक प्रकार से आपका सेकंड हाउस है। आपका उसके साथ संबंध कैसा है, ध्यान रखिए। जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां का एक लोकल देवी देवता भी होता है, जिसे स्थान देवता कहते हैं। अगर धन कमाना है, जिस शहर में भी जाकर के बस रहे हो, वहां के लोकल देवी देवता को महीने में एक बार जरूर नतमस्तक होना। जरूर उनके लिए जो भोग मिठाई जो भी हो सके तुमसे वो जरूर करना। जिस भी शहर में रहते हो, हर शहर में छोटे कस्बे में कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई धर्म स्थान जरूर फेमस होता है। ये हिंदुस्तान है। अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो जरूर वहां के देवी देवता से, लोकल देवी देवता से कभी भी उसे क्रिटिसाइज मत कीजिए, और हमेशा उनके साथ एक अच्छा संबंध कायम करें। तो आप देखेंगे कि ये चीज आपको बहुत फायदा दे रही है। इसी प्रकार से सेकंड हाउस का जो संबंध है उन पेड़ पौधों से होता है जो कलम से लग जाते हैं, जैसे पुदीना हो गया, शाखा से लग जाते हैं, मनी प्लांट है, पुदीना है, और कई पौधे हैं। ये मैंने मेरे घर में लगा रखे हैं इसलिए मुझे आइडिया है, तो गार्डनिंग का ज्यादा पता नहीं है मुझे। जो भी शाखा से काट करके लगा दिए जाते हैं। एक फूल का और लगा रखा हमने, वो भी शाखा से काट करके माली आके लगा देता है, तो मैं देखता हूँ। तो वो सभी के सभी पेड़ पौधे, उनका संबंध सेकंड हाउस से ही होता है। जो आप मनी प्लांट लगाते हैं ना अपने घर के अंदर, उसका संबंध सेकंड हाउस से है। ठीक है, नाम भी मनी प्लांट, सेकंड हाउस भी मनी, है ना। बहुत बढ़िया। और दूसरे भाव में जो दिशा होती है, पहले भाव की जो दिशा थी वो पूर्व दिशा थी, और ये वाली जो दिशा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, उत्तर पश्चिम दिशा। लाल किताब का नियम लिख, लाल किताब कहती है दूसरे भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, बशर्ते आप कोई भी ऐसा काम ना करो जो गुरु
शुक्र और चंद्र को प्रिय ना हो। मतलब जिन चीजों से गुरु ग्रह को प्रॉब्लम है, शुक्र को प्रॉब्लम है, चंद्र को प्रॉब्लम है, तो कोई भी ऐसा काम ना करो। अगर काम ना करने का मतलब यहाँ पे खान पान से लेकर के आपके लाइफस्टाइल तक है। आप दूसरों से व्यवहार जब करते हो तो 3 ग्रहों का ध्यान रखो। अगर आप 3 ग्रहों का ध्यान रख रहे हो, कोई मायने नहीं रखता कि आपके दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपकी वाणी को, आपके धन को, आपके अन्न को गड़बड़ कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। पर ये केवल उन्हीं लोगों को डिस्टर्ब करेगा जो 3 ग्रहों की बात नहीं सुनेंगे। क्लियर कट हो गई। ये एक ऐसा ग्रह माना, एक ऐसा भाव है, यहाँ पर कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं होता। सेकंड हाउस में कोई ग्रह नीच का नहीं होता, और उच्च का होता है चंद्रमा। अब आप देखो, आज के बाद ये मत मानना गरीबी भगवान की देन है। लाल किताब का बहुत बड़ा मैसेज है। गरीबी भगवान की देन नहीं है। भगवान ने तो आपके सारे रास्ते खोल दिए। भगवान ने तो ज्योतिष में लिख दिया, जो जिस भाव से तुम धन देखते हो ना, वहां तो कोई भी ग्रह अशुभ फल देता ही नहीं है। जब कोई ग्रह अशुभ फल दे ही नहीं रहा तो तुम्हारे धन को रोक कौन रहा है? कोई नहीं रोक रहा। गरीब आदमी अमीर हो जाना चाहिए। गरीब आदमी अमीर हो जाना चाहिए, नहीं होते। और गरीब आदमी का अगर आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे उनमें वो तमाम कमियां मिलेंगी जो ना चंद्रमा को प्यारी है, ना शुक्र को अच्छी लगती है, ना गुरु को अच्छी लगती है। ये हमेशा ध्यान रखें। गरीब आदमी अगर एक एक ग्रह को पकड़ करके चलना शुरू कर दे, एक एक ग्रह को ठीक करना शुरू कर दे, और कुछ ना करे तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, उनकी बातों को मानना शुरू कर दे, उसकी जिंदगी के अंदर ही बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जवानी कैसी भी निकल जाओ, ये सूत्र याद रखना, जवानी कैसी भी निकल जाओ, बुढ़ापा गरीबी में नहीं निकलता। एक आदमी मान लो बेचारा गरीब घर में पैदा हो गया, अब 20-22 साल की उम्र, 25 साल की उम्र ऐसी लगा लो, चलो बेचारे को ज्ञान ही नहीं था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, उसको बेचारे माँ बाप भी गरीब थे, कोई समझाने वाला भी नहीं था उसको, उसकी लाइफ में कुछ नहीं थी। अब 25 साल के बाद उसने काम धंधा भी शुरू किया, कुछ ना कुछ तो हर आदमी करता ही है। 10-15 साल आप और लगा लो कि 15 साल तक उसको ये ज्ञान ही नहीं मिला ज्योतिष का, या कोई समझाने वाला ही नहीं मिला कि जिंदगी में धन आता कैसे है। 40 साल उम्र लगा लो, अगर वो आदमी 40 साल की उम्र में भी इन 3 ग्रहों में से ग्रह पकड़ करके चलना शुरू कर दे, 10 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगले 10 साल के अंदर उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। यानी जब वो 50 क्रॉस करेगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो कोई ना कोई भगवान ऐसा रास्ता निकाल देंगे कि उसका बुढ़ापा गरीबी में नहीं जाएगा। बेशक उसके घर में पंखा ना हो जब पैदा हुआ हो, पर जब बूढ़ा होगा तो घर में एसी लगा जरूर मिलेगा उसको। मतलब इतने कमाल की चीज। तो आप सोचिए कितना गहरा ज्ञान आप सीख रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से, कितने मिथ को क्लियर करता है। आज आप तमाम तरह के वीडियो सुनते हैं, पॉजिटिव स्पीकर और पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर, और धन कमाने के रास्ते और फलाने रास्ते और मैनिफेस्टेशन। भाई किसी की जरूरत नहीं है।
केवल और केवल ज्योतिष को शिष्यवत होकर के सीख लो, आपको किसी बाबा के प्रवचन की आवश्यकता ही नहीं। वैसे तो आप लोग मेरी क्लास अटेंड कर लिए, मैं खुद अपने आप में बाबा जी हूँ, चिंता ना करो, बाबा जी वाला प्रवचन का भी काम मैं कर दूंगा, है ना, तो चिंता मत करो। तो आप सिर्फ इस कंसेप्ट को समझ लो, उसी से बात पक्की हो जाती है। अब ये सेकंड हाउस का मैंने सारा का सारा बात बता दी है। मीठा बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना। चंद्रमा मन है, ना खुद को दुखी रखो ना दूसरे को दुख दो, दूसरे को भी कष्ट मत दो, मन मत दुखाओ दूसरे का। जब जब आप दूसरे के मन को दुख पहुंचाओगे, आप अपने धन को ही कम कर रहे हो एक प्रकार से। पर हमें मंथ के हिसाब से हम हिसाब लगाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि यार अपने को घाटा हो गया। होता है घाटा, वो कब पता चलता है? बहुत लेट पता चलता है। इसलिए इस संसार में सबसे आसान अगर कोई काम है तो वो धन कमाना है। कितना धन? जितने आपकी जरूरत हो, आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए धन कमाने में बहुत आसान है। जब आप बात करते हो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, वो आपकी इच्छाएं हैं, और इच्छाओं का संबंध 11वें भाव से, 11th हाउस से। उसका धन भाव से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास लोग बहुत सारे आते हैं, क्या करें जी, देखो जी, क्या हम 100 करोड़ के आदमी बन जाएंगे? क्या हम 200 करोड़ के आदमी बन जाएंगे? आप देखो हमारी कुंडली में। अरे भाई, ये दूसरे भाव का कंसेप्ट नहीं है, धन का कंसेप्ट नहीं है, तो इच्छा की बात है। आप कह रहे हो मेरी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, वो 11वां भाव डिसाइड करेगा। आपको क्लियर हो गई धन के मामले में कंसेप्ट, कि धन कोई इच्छा की बात कर रहा है, मेरा इतना बड़ा मकान होगा कि नहीं होगा, ये सेकंड हाउस का विषय नहीं है। तो आपको समझना है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको किस हाउस में जाके देखना है, और किस ग्रह के साथ आपने उस हाउस को कनेक्ट करना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।